इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अभी तक की क्लासेस में हमने इस चैप्टर का एक पार्ट कह सकते हैं कंप्लीट कर लिया है, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हैं, और लास्ट क्लास के ऊपर बात करें तो हमने कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के ऊपर बात करी थी, जो इन्हीं टॉपिक से मिलता जुलता है। आज की क्लास में हम फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या काम करता है, डेली लाइफ में क्या क्या इसके यूजेस है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पूरे 3-4 वीडियो अगली इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है ना। तो फ्रेश हेडिंग लगाओ हमारी कैपेसिटर आप लोग, और जो भी लेक्चर के नोट्स हैं साथ साथ वीडियो से ही प्रिपेयर करते रहो, अदरवाइज नीचे वेबसाइट में नोट्स का लिंक तो है ही। तो देखो टाइम हो गया है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन कैपेसिटर समझने से पहले लास्ट क्लासेस में हमने कंडक्टर के ऊपर बात करी थी। तो कंडक्टर की एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी निकल करके आती है हमारे सामने, कि कंडक्टर ना चार्ज को स्टोर कर सकता है। आप कोई भी चार्ज दोगे, वो सारा चार्ज उसके कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे। इसी से एक प्यारी सी प्रॉपर्टी जो हमारे सामने निकल के आती है, पहले उसको डिफाइन करते हैं, फिर इसी से डेफिनेशन निकलेगी कैपेसिटर की। तो हेडिंग लगाओ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। तो देखो किसी भी कंडक्टर मटेरियल का या कंडक्टिंग मटेरियल का कैपेसिटेंस हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, एबिलिटी टू होल्ड होल्ड चार्ज। अब आप किसी कंडक्टर पर कुछ चार्ज दोगे तो वो चार्ज को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। इसी एबिलिटी को हमने क्या कह दिया, कैपेसिटेंस। अब एक डिवाइस कम चार्ज होल्ड कर पा रहा है तो उसका कैपेसिटेंस लो होगा, एक डिवाइस ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, हाई। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो इस कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन कैसे किया है। मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है बेटा, इसको आपने कुछ चार्ज क्यू दिया। जब आप चार्ज इसको दोगे, कुछ चार्ज दोगे, तो इसका पोटेंशियल राइज होगा। अच्छा, इस कंडक्टिंग मटेरियल अगर इसका रेडियस आर है तो इसका पोटेंशियल आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, के क्यू बाय आर, या के की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। ये हमारी प्रीवियस जो हमने लेक्चर से हमने उठाया है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, कि कंडक्टिंग मटेरियल को जब आप चार्ज करोगे, है ना, इसको कुछ चार्ज आपने दिया बेटा क्यू, तो ये चार्ज को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब इस कंडक्टर के लिए हमने कैपेसिटेंस डिफाइन करना है। किस तरीके से हमने डिफाइन किया है, कि जब आप चार्ज इसके ऊपर ला करके रखोगे तो चार्ज के वजह से इसके ऊपर क्या आप देखोगे, पोटेंशियल में राइज। तो जैसे जैसे चार्ज आप बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल भी क्या होता रहेगा, इस मटेरियल का इंक्रीज होता रहेगा। तो दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सी। जी हाँ, यहाँ ये जो सी है इसका फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बाय वी। ये सी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ये वो क्वांटिटी है जो बताएगी बेटा कि आप कितना चार्ज किसी डिवाइस में स्टोर कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक बाल्टी इस तरीके से रखी हुई है ना। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बेटा आपके पास है, मान लेते हैं 10 लीटर पानी आप इसमें स्टोर कर सकते हो। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है, 10 लीटर। तो ये 10 लीटर पानी इसमें स्टोर कर पा रहे हो, तो इसमें किस चीज के वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, भाई इसकी रेडियस ही तो होगी, है ना। इसका वॉल्यूम कितना है वो फिक्स है, कि ये इसमें कितना वॉल्यूम आप डाल सकते हो पानी, 10 लीटर। इसी तरीके से किसी भी डिवाइस का क्या ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो हर एक डिवाइस हम बनाएंगे, जितने भी, हर एक डिवाइस का पहले से ही, जैसे आपने एक डिवाइस बनाया उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। वो क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, फॉर्मूले में दिख रहा है। ये खेल आप उस तरीके समझ सकते हो, जैसे कि V इक्वल टू आई आर समझा था आप लोगों ने क्लास 10th में, है ना। अभी वापस से यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। तो R की वैल्यू क्या है, V अपॉन में I, लेकिन ये R ना तो V पर डिपेंड करता था ना तो वो I पर डिपेंड करता था, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था किसी मटेरियल का। इसी तरीके से आपने एक डिवाइस बनाया, भाई ये इतना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। उसके बाद आप किसी भी तरीके से Q और V में चेंज नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के कहने का बात बोलूं आपको, तो C क्या है, एक कांस्टेंट है ना, जो कि ना तो Q पर डिपेंड करता है ना तो V पर डिपेंड करता है। तो भाई डिपेंड किन चीजों पे करता है, तो देखो ये फर्क इस पे पड़ता है कि आपने उसकी डायमेंशन क्या दे रखी है। अलग अलग टाइप के हमारे पास कैपेसिटर आते हैं, अलग अलग सबकी कैपेसिटी होती है, और अलग अलग फैक्टर होते हैं जिन पे वो डिपेंड करते हैं। तो देखो
कैपेसिटेंस तो आपको समझ में आता है, कैपेसिटेंस को हमने किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, C बाय V, इस तरीके से हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रखा है। अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, तो भाई जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसकी भी कुछ SI यूनिट होगी। हाँ, SI यूनिट ऑफ C, इसकी SI यूनिट हमने जो डिफाइन कर रखी है वो है फैरेड। क्या डिफाइन कर रखी है हमने इसकी यूनिट, फैरेड। अब क्योंकि ये देखो ये जो फैरेड है ना, ये बहुत लार्ज यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फेरेड को इस्तेमाल ना करके हम इसके आगे माइक्रो फेरेड, आप देखोगे एनसीईआरटी में कभी भी किसी डिवाइस का कैपेसिटेंस दे रखा है, हाँ ना, कैपेसिटेंस दे रखा है, वो माइक्रो फेराड में, नैनो फेराड में, मिली फेराड में, इन सब छोटे छोटे यूनिट्स में दिया रहता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। समझते हैं कि कैपेसिटेंस ना तो क्यू पर डिपेंड करता है भाई, ना तो वी पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड किन चीजों पे करता है, ठीक है। उसी टॉपिक को हम समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं यूनिट क्यों बोल रहा हूँ कि ये फैराड यूनिट बहुत ज्यादा लार्ज है। तो इसको देखो, मान लेते हैं हम सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं एक आइसोलेटेड कंडक्टर का, ठीक है। जैसे कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, और वो कंडक्टर लेता हूं मैं, इसको रफ कर दूं क्या, इसको नोट डाउन करो, एक बार रफ करता हूं, फिर इसी चीज को वापस से मैं आपको समझाता हूं। देखो घबराना नहीं है, मैंने आपको बोला ना हमें ये कैपेसिटेंस बहुत आगे आने वाले 3-4 लेक्चर्स में पढ़ना है, तो पहले लेक्चर से ही आप अपना कॉन्फिडेंस मत गिराना। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इसका, धीरे धीरे आपके जो भी मन में डाउट्स आ रहे हैं वो सारे धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, कर देंगे भाई, टेंशन की कोई बात नहीं। तो देखो हेडिंग लगाते हैं अपन, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना, आइसोलेटेड कंडक्टर है। मान लेते हैं जो मैंने भी एग्जांपल लिया था मैं वही वाला कंडक्टर ले रहा हूँ। एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसकी रेडियस बेटा कितनी है, r। हम इस डिवाइस का निकालना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस कितना है और वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमने इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया क्यू, जो कि पूरे सरफेस पे आ जाएगा, और इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल स्टोर होगा। उस पोटेंशियल का फॉर्मूला आप सबको पता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन में r, r इसकी रेडियस है बेटा। तो इसका कैपेसिटेंस हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या होता था, Q बाय V। तो चार्ज कितना दिया आपने इसको Q, उसके वजह से पोटेंशियल कितना राइज हुआ, 1/4πε0 Q अपॉन में r। देखो चार्ज से चार्ज गया, तो देखो कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना तो V पर डिपेंड कर रहा है, तो देखो डिपेंड किन किन चीजों पे कर रहा है। 4πε0 सबसे नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो ऊपर कितना आ गया, 4πε0r। तो देखो इस डिवाइस का जिसकी रेडियस r है, इसका कैपेसिटेंस ना तो Q पर डिपेंड कर रहा है बेटा, ना तो V पर। हाँ ऊपर से देखने पे लगता है कि हाँ यार ये Q बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन वही वाली बात है ना, एक बाल्टी की जो मैक्सिमम एबिलिटी है ना, वो 10 लीटर है, तो आप 20 लीटर पानी थोड़ी ना में स्टोर कर सकते हो। अगर एक डिवाइस 10 कूलम चार्ज स्टोर करने की उसकी मैक्सिमम एबिलिटी है, तो आप उसमें 20 कूलम चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे। हाँ अगर आपको ऐसा चाहिए कि यार मेरे को एक ऐसी बाल्टी चाहिए जिसमें 20 लीटर पानी आ सके, तो आप ये देखो कि वो डिपेंड किन चीजों पे कर रहा है, रेडियस पर, उसकी रेडियस बढ़ा दो बाल्टी बड़ी हो जाएगी, 20 लीटर पानी आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। सी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मीडियम पर, क्या बात समझ में आ रही है, और दूसरा इसकी रेडियस पर, मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। तो देखो ना तो क्यू पर डिपेंड कर रहा है ना तो वी पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये थी कि इसकी जो यूनिट है हमने क्या बताई थी, फैराड। ये यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है, इतनी बड़ी यूनिट है, मान लेते हैं आपको एक कैपेसिटर डिवाइस बनाना है जिसका कैपेसिटेंस चाहते हो आप 1 फैराड हो, बस 1 फैराड। अब देखते हैं कितना बड़ा डिवाइस या कितना छोटे डिवाइस में हमारा काम बन जाएगा कि अगर हम 1 फैराड का कैपेसिटेंस बनाना चाहें। तो देखो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 फैराड का बनाना चाह रहे हो, 4πε0 r हम जानना चाहते हैं कि रेडियस कितनी रखूं, तो r का फॉर्मूला कितना हो गया, 1 के नीचे आ गया 4πε0। क्या इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है, पाई की वैल्यू डाल के, नहीं, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, ये k के बराबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। अब इधर देखो तो रेडियस कितनी आई, 9 × 10⁻, अगर इधर से 3 कम करूं तो इधर कितना बचेगा, 6, और 10⁻3 को किलोमीटर लिख सकते हैं। अभी ये मीटर में था ना बेटा, अभी ये रेडियस किस में थी, मीटर में, तो मैंने क्या किया, इधर से 3 हटा दिया, 10⁻6 बचा और उस 3 को k लिख दिया। तो देखो यार रेडियस कितनी चाहिए होगी, 10⁻6 किलोमीटर के ऑर्डर की।
अर्थ की रेडियस का ऑर्डर पता है ना आपको, 10⁻3, 6 कुछ तो होता है, 6 × 10⁻3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना रेडियस होता है अर्थ का। देख रहे हो, अर्थ से भी ज्यादा रेडियस कि अगर आपको 1 फेराड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहिए, 1 फेराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए, तो आपको अर्थ से बड़ा डिवाइस बनाना पड़ेगा। अब इसको कहाँ लेकर के जाओगे इतने बड़े डिवाइस को? तो ये यूजलेस चीज हो गई हमारे लिए। तो हम, क्योंकि भाई इतना बड़ा डिवाइस है तो उसके पास एनर्जी तो बहुत सारी होगी, लेकिन उसको हम कहीं रख नहीं सकते। तो हम कौन से चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं जिनका कैपेसिटेंस माइक्रो फेराड, मिली फेराड, नैनो फेराड या पिको फेराड में। पावर माइक्रो में 10⁻⁻6, मिली में 10⁻⁻3, नैनो में 10⁻⁻9, पिको में 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अपनी पढ़ी होगी। तो देखो हमने क्या डिफाइन किया अभी तक, हमने डिफाइन किया कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, Q/V। हमें पोटेंशियल पता है, हमने पोटेंशियल से क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस। अब देखो यार, ये जो एक कंडक्टर लिया मैंने आइसोलेटेड, है ना, ऑब्वियसली इसका एक पार्ट कहाँ मान सकते हैं हम, इन्फिनिटी पर। इसमें देखो एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया, कैपेसिटर। मैंने बोला था ना, धीरे धीरे आप रहोगे ना तो आपको एक स्टोरी की तरह समझ में आने लगेगा। सबसे पहले बात यह है बेटा, एक कंडक्टर को हमने चार्ज किया, उसका पोटेंशियल बढ़ा, उसके पास कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस आ गया, है ना। अब देखो हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये जो इसमें एनर्जी या इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है, देखो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो देखो 2-3 प्रॉब्लम क्या है इसके साथ। मान लेते हैं एक कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज आपने लाया Q, तो जब चार्ज लाओगे तो चार्ज के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ेगा। अब जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो आप इसके ऊपर अगर और चार्ज लाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये डिवाइस हमारे किसी काम का नहीं होगा। दूसरा इसका क्या ड्रॉबैक है एक आइसोलेटेड कंडक्टर का, देखो चार्ज इस तरीके से स्टोर हो जाएगा, चार्ज अंदर तो स्टोर हो नहीं सकता। हम सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही तो एनर्जी स्टोर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, हमेशा इसमें बाहर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कहाँ से कहाँ तक है, इस कंडक्टर की सरफेस से लेकर के कहाँ तक जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी तक। तो यार ये जो एनर्जी है ये किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं है, मतलब हमने जो डिवाइस ये कंस्ट्रक्ट किया इसमें जो एनर्जी है यार वो बिखरी हुई है चारों तरफ। तो ऐसा डिवाइस हमारे किसी काम का नहीं होता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कैपेसिटर का यूज किया है। कैपेसिटर में क्या होता है देखेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये फेल क्यों हुआ, किसी कंडक्टर पे हम कैपेसिटेंस को क्यों नहीं समझते, ये डिवाइस को हम यूज नहीं करते, उसका सिंपल सा रीजन यही है कि इसमें एनर्जी एक तो बिखरी हुई फॉर्म में मिलती है, दूसरा जैसे ही आप चार्ज स्टोर करोगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा आइसोलेटेड कंडक्टर का, फिर आप और अगर चार्ज लाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं ला पाओगे। ये वही वाली बात हो गई ना कि यार एक बाल्टी में 10 लीटर पानी तो आ सकता है, आपने 1 लीटर पानी डाला और 1 लीटर लीकेज करता जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मुश्किल होगी, अब आप उसमें पानी स्टोर नहीं कर पाओगे। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिवाइस जो कंस्ट्रक्ट किया वो डिवाइस था कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में होता क्या है पहले समझ लो, फिर हम डिफाइन करेंगे कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप के कैपेसिटर होते हैं। तो कैपेसिटर के ऊपर बात करूं, कैपेसिटर बेटा एक डिवाइस है जो कि इसी चार्ज को स्टोर करने के लिए हम यूज में लाएंगे। बस कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर ना हो करके हम क्या करते हैं, इधर 2 कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, 2 कंडक्टर्स होते हैं। और कंडक्टर्स क्यों होते हैं 2, ये देखो समझते हैं। मान लेते हैं एक कंडक्टिंग शीट है, आप लोगों ने कंडक्टिंग शीट क्लास इसी क्लास में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टिंग शीट है इस तरीके से, आपने इसको क्यू चार्ज दिया, वो चार्ज इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। आपने इसको क्यू चार्ज दिया इस तरीके से शीट को और ये चार्ज हो गया। अब आप इस पर कोई और चार्ज लाने की कोशिश करोगे तो आप चार्ज नहीं ला पाओगे, क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल बढ़ चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि चार्ज तो मैं लाऊं लेकिन पोटेंशियल ना बढ़े वापस से सुनना मेरी बात, हम क्या चाहते हैं ये डिवाइस में मैं चार्ज और स्टोर कर सकूं लेकिन पोटेंशियल ना बढ़े, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ने से हो रहा है कि मैं चार्ज को ला नहीं पा रहा। तो हम क्या करते हैं, इसके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर रख देते हैं इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है, हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। ये कंडक्टर एक लाइन नहीं है बेटा, एक शीट है, समझ लो 3D प्लेन में, है ना। तो न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पॉजिटिव कंडक्टर की वजह से होगा क्या,
सारे नेगेटिव चार्जेस इधर की साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज किधर की साइड आ जाएंगे, इधर की साइड। तो देखो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज, अपोजिट नेचर है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, कोशिश करेगा इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने की। अब मेरे को बताओ इस शीट के पास कौन से पार्ट ज्यादा है, नेगेटिव वाला ज्यादा पास है, तो यानी कि इसका पोटेंशियल ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज। तो आप इधर और ज्यादा चार्ज लाने की कोशिश कर सकते हो, और ज्यादा चार्ज आराम से ला सकते हो। तो देखो अब इसको और आसान करने के लिए ना हम इसकी अर्थिंग करते हैं, देखो है ना, आपने इसकी अर्थिंग कर दी तो होगा क्या, इन पॉजिटिव चार्ज को देखा अर्थ, क्योंकि खुद एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भेजेगा। कब तक भेजेगा, जब तक ये सारे चार्ज क्या नाम है, न्यूट्रल नहीं होते। तो देखो अर्थिंग के बाद क्या होगा, ये सारा चार्ज इस तरीके से ये न्यूट्रल हो गया, पूरी प्लेट कैसी चार्ज हो गई है, ये वाली पूरी प्लेट कैसी चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू आएगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस क्यू। अब इसका फायदा देखो, ये वाली प्लेट इसका पोटेंशियल क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब आप और ज्यादा चार्ज इसके ऊपर ला करके रख सकते हो, और ज्यादा चार्ज इसके ऊपर ला करके रख सकते हो। दूसरा फायदा क्या है, अब देखना एनर्जी के ऊपर बात करते हैं हम, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में तो स्टोर होगी। अगर आप यहाँ पर इस डिवाइस, देखो ये प्लेट है, इसके यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे, देखो पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव से पास। किसी एक प्लेन इनफाइनाइट शीट के लिए, है ना, अगर उसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन की थी पहले चैप्टर में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या याद है, याद है, ठीक है। तो कितना हमने डिफाइन किया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इधर देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 बोल देते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर कितनी होगी, ये भी सेम, क्योंकि देखो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती थी प्लेन शीट के लिए, इनफाइनाइट हो जो। तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस डिवाइस के, 0। इसी तरीके से सेम यहाँ देखो, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। और अगर वहीं इस डिवाइस के अंदर देखोगे आप, किसी एक पॉइंट पी को मैं कंसीडर करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से दूर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज के पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 से 2 गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बढ़ भी गई, और एक कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में, है ना। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये बिखरी हुई है या एक जगह स्टोर्ड है, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है। यानी कि जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट क्या था, कि एक तो चार्ज आप ज्यादा स्टोर कर सको, पोटेंशियल भी ना बढ़े, प्रॉब्लम सॉल्व, वापस समझ में आया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बिखरी हुई थी, इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिवाइस के बीच में, तो एनर्जी सारी की सारी कहाँ रहेगी, इस डिवाइस के बीच में। चार्ज कहाँ स्टोर है बेटा, प्लेट पर। तो कैपेसिटर ना एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा, जिसमें हम एक कंडक्टर का इस्तेमाल ना करके दो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दोनों का कुछ ना कुछ एरिया होगा, दोनों चिपके नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, नहीं तो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, फायदा क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस पर हम उसे रखते हैं, और साथ ही साथ दोनों में हम क्या देखते हैं, अपोजिट चार्ज आता है, एक पे प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। तो इसी की कंस्ट्रक्शन करते हुए हम तीन तरीके के कैपेसिटर हम पढ़ते हैं। बोर्ड्स के ऊपर बात करें, बोर्ड्स में तो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास दिया हुआ है, इसको नोट डाउन करोगे क्या, या अभी मैं इसको ना अलग से कराऊंगा पैरेलल प्लेट वाले को, अभी बस आप थ्योरी समझो। थ्योरी में क्या समझते हैं हम, कि कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर का इस्तेमाल ना करके हम क्या करते हैं, दो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से हमारे दो टारगेट थे जो पिछले टाइम हमारे पूरे नहीं हो पा रहे थे। एक, पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, इधर हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह चाहते थे, कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में, उधर नहीं हो पा रहा था, इधर हो रहा था। तो कैपेसिटर में आप लिख सकते हो, है ना, इट इज अ डिवाइस, है ना, विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसके अंदर दो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं हम, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करते। तो देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर,
देखो वैसे हमारे पास मेनली 3 टाइप के कैपेसिटर हमें पढ़ने हैं। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मेन होने वाला है वो यही है। दूसरा फिर आता है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कि दो स्फेयर होंगे, दो प्लेट, दो स्फेयर। तीसरा हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज की क्लास में हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, फिर अगली क्लास होगी उसमें हम इन दोनों को समझेंगे। हमारा टारगेट वही है यार कि एक डिवाइस हमें कंस्ट्रक्ट करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना है और साथ साथ ये चेक करना है कि उसकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटेंस है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है ना। रेडियस तो होगी नहीं ऑब्वियसली इधर, तो हेडिंग लगा लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको मिटाओ और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिटा दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए ध्यान से सुनिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो यार, कोई सा भी डिवाइस हो, सबका कैपेसिटेंस निकालने की एक ही अप्रोच है अपनी। हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय V। चार्ज हमें पता होगा, पोटेंशियल। सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इस पोटेंशियल से फिर हम, अब ये पोटेंशियल फाइंड करने का क्या तरीका है वो समझते हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, जैसे अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी थी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इससे आप पोटेंशियल निकाल लो और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट करो, कैपेसिटेंस निकाल लो। ठीक है, देखो करता हूँ तभी तुम लोग को समझ में आएगा, ऐसे तो दिमाग के ऊपर से बाउंसर। इधर देखो, मान लेते हैं एक डिवाइस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स है हमारे पास इस तरीके से। एक पे चार्ज है बेटा प्लस क्यू, एक पे चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डी, दोनों का सेपरेशन है डी। दोनों का एरिया सेम रखते हैं, दोनों का एरिया क्या है? अब आपको मैंने बताया था कि इस डिवाइस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ और यहाँ जीरो होगी, तो वो मैं समझा चुका हूँ, आप वहां पर देख लेना। अब देखो यहाँ किसी पॉइंट पी पर अपने को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमने क्या देखा? पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, नेगेटिव की वजह से सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? E2। दोनों की वैल्यू क्या थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नीचे सेम है 2 एप्सिलॉन नॉट, सही कर रहा हूँ। सिग्मा और सिग्मा क्या हो गया बेटा? 2 सिग्मा। इससे ये कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा आपको पता है? सिग्मा होता था चार्ज पर यूनिट एरिया। डिफाइन किया था ना हमने, सिग्मा क्या होता था बेटा? चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। और नीचे क्या है? साथ साथ एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल चुकी है। अब निकालना है पोटेंशियल। क्या ई और वी में रिलेशन वाला वीडियो आप लोगों ने देखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन था? तो देखो, जो पोटेंशियल होता है उसको हमने डिफाइन किया था इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर, क्योंकि ये डी आर देखो इस चार्ज से दूसरी चार्ज कितनी दूरी पर है? डी डिस्टेंस पर। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी डिस्टेंस पर है? डी आर, टोटल डी हो गया। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को याद रख लेना। एजुकेशन के नाम से मैंने अपने तरीके से याद किया था, पोटेंशियल इक्वल टू एजुकेशन, आप जैसे याद कर सको। तो देखो ई की वैल्यू इधर डालते हैं, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ गया बेटा? डी। ये पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारी फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखी आपने, यहाँ लिख देता हूँ। Q इक्वल टू, या ऐसे समझ लो, C इक्वल टू Q बाय V, इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने पहले देखा ना, Q बाय V। पुट V इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो, तो कैपेसिटेंस निकालना है, चार्ज हमने स्टोर किया Q, पोटेंशियल कितना राइज हो गया? Q D डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट। चार्ज से चार्ज क्या हो गया बेटा? कैंसिल। कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट। नीचे है ना, सबसे ऊपर गया और साथ में क्या रह गया? D। तो देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारे सामने आ गया, A एप्सिलॉन नॉट D। किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? पहला एरिया। देखो यार, एरिया बढ़ाने में कोई अपना कुछ जाता नहीं है। प्लेट आपकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की आप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर करो, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर की आप 2 मीटर स्क्वायर करो, इतना बड़ा भी नहीं करते। अभी आपको मैं बताऊंगा एक और टेक्निक है कैपेसिटेंस बढ़ाने की, जो है डाइलेक्ट्रिक, जो हमने पढ़ा था पहले, देखेंगे आगे। दूसरा किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम। यही है डाइलेक्ट्रिक वाला खेल आएगा इधर, आई बात समझो। तीसरा सेपरेशन। देखो जितना ज्यादा दूर लेकर के जाओगे,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उतना कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज। अपन चाहते ही नहीं दूर ले जाना, डिवाइस बड़ा हो जाएगा, हम चाहते हैं डिवाइस पास पास रहे, एकदम चिपका मत देना, नहीं तो न्यूट्रल वाली कंडीशन आ जाएगी हमारे सामने, ठीक है। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट डी। आज की क्लास यही रोकते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, नहीं तो फिर अगली क्लास में हम बाकी जो दो डिवाइसेज हैं उनका कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर हम वापस मेजर अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, कितनी एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। इस लेक्चर के जो भी आपने नोट्स बनाए उसको अच्छे से रिवाइज करना अगले लेक्चर देखने से पहले, ऐसे नहीं लेट करके लेक्चर ही लेक्चर देखे जा रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ठीक है। सीरियसली आप कॉपी पेन लेकर के इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो डीपीपी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको सॉल्व करो, फिर अगला लेक्चर देखना, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।